हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली वापस से हम नया वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी की डिमांड पर। और आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आप कंटिन्यू इस सीरीज को करवा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमें दीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर पाएं। तो गाइज हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। हमने इससे पहले 2 वीडियोस आपको दे दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसका पूरा पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस, इसमें हम जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि किस टाइप का आपका आरपीएफ का पेपर आता है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर पाएं। तो हम एक एक चीजें आपको पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाएंगे। सो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। गाइज हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? खेल से रिलेटेड ये, खेल में संगठन फीला ये है और इसका जो संबंध है ये कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का कुश्ती जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए विश्व कुश्ती संघ, इसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग बोला जाता है, बेसिकली UWW इसको कहा जाता है। और कुश्ती खेल जो होता है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन इकाई ये होता है कौन सा? UWW, विश्व कुश्ती संघ। इसके अलावा फीला भी जो है कुश्ती से रिलेटेड है और ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का जो नियमन ये बेसिकली करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लूटस एसोसिएशन यानी कि फीला, इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल, है ना, डेट लूटस एसोसिएशन, फीला का फुल फॉर्म है, आप स्पेशली याद रखिएगा। इसके नाम से इसकी स्थापना 1912 में की गई थी और 2014 में इसका जो नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, यानी कि UWW इसका नाम अब कर दिया गया फीला का। तो ये आप याद रखिएगा, 2014 में ये चेंज किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कार्सियर सुर वेवे, लोजेन, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपको लोजेन स्विट्जरलैंड ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जरूर से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ये कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो आपका करेक्ट आंसर चाइना रहेगा, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो चाइना जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कपास जो है भारत में खेती जो की जाती है, ये व्यावसायिक जो फसल है इसके रूप में भारत में कपास की खेती की जाती है। और बेसिकली ये जो है कुल वैश्विक कपास उत्पादन का भारत में करीबन 25% के समथिंग है। भारत में लगभग अगर अपन बात करें तो 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर होती है और बाकी जो होती है 33% ये कपास की पैदावार जो सिंचित क्षेत्र होता है उससे होती है। तो 67% बारिश के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आधे से ज़्यादा जो है 1/3 आप बोल सकते हैं ये होता है बारिश के ऊपर निर्भर। बाकी जो 33% है ये सिंचित क्षेत्र में इसकी पैदावार की जाती है। भारत जो है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो चाइना आपको दे रखा है, चाइना करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न आपको पूछा गया था इस टाइम पर आपका 2019 में क्वेश्चन बना था, 2019 में, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो चीन जो है सबसे जो बड़ा उत्पादक देश था इस टाइम पर। अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो अभी वर्तमान में जो भारत है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे अभी वर्तमान में क्वेश्चंस बने 2024 में, तो आपको इसका राइट आंसर क्या क्लिक करना है? भारत, है ना। तो आपको हमने जो भी डिटेल थी वो क्लियर कर दी है। अब आप अच्छे से सोच समझ कर क्लिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, येलो ध्वज को दर्शाता है ना। तो याद रखिएगा येलो ध्वज किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है खतरा, है ना, धीमा होना चाहिए, है ना, इसको दर्शाता है ये येलो ध्वज। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला 1 F1 इसको कहा जाता है। रेसिंग में जो ड्राइवर होते हैं या चालक होते हैं, इनको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जो झंडे हैं वो अलग अलग कलर के या अलग अलग रंग के जो झंडे हैं उनसे इनको बेसिकली सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है। जैसे कि येलो जो ध्वज होता है यानी कि पीला झंडा, ये आमतौर पर किसी दुर्घटना या फिर रुकी हुई कार या फिर हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत ये देता है। और जो ड्राइवर होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है बेसिकली कि वो धीमी गति से चले या गति अपनी धीमी करें, और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए भी तैयार रहें। ये येलो जो ध्वज है ये बेसिकली निर्देश देता है। इसी तरह से बेसिकली आपका अलग अलग जो ध्वज होते हैं, जैसे कि हरा झंडा की बात करें तो दौड़ की शुरुआत और सावधानी अवधि के अंत का ये संकेत देता है। यानी दौड़ की शुरुआत और सावधानी अवधि के अंत का ये संदेश देता है कौन सा? हरा झंडा। लाल झंडे की बात करें, लाल झंडे की, तो ये खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत देता है।
सफेद झंडा जो है दौड़ के अंतिम चरण का संदेश देता है। तो इस तरह से झंडे है। यहाँ पर येलो पूछा है, हो सकता है आपसे सफेद या लाल, हरा पीला कोई सा भी पूछ लिया जाए, तो आप पहले से इनको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा है? बोरी वन्य जीव अभयारण्य में, जो कि मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बोरी जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम अब कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नर्मदापुरम इसका नाम अब कर दिया गया है होशंगाबाद का। ये जो अभयारण्य है ये 518 है ना, 518 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये आरक्षित वनों में से एक है, पुराने आरक्षित वनों में से। और यहाँ पर जो है बेसिकली सभी तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे कि शेर, तेंदुआ, चीतल, इनको संरक्षित यहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है इनमें से कौन सा हो जाएगा? ओट्टम थेड्डल, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश के कई सारे लोक नृत्य हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इनमें ओट्टम थेड्डल जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। इसके अलावा विलासिनी है यहाँ का, विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम, लंबाड़ी, डंडारिया, बुट्टा बोमल्लू, है ना, कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा चेरोकन, चेरोकन के नाम से इसको जानते हैं, पाखुली, चेराव, खुल्ला अम, इसके अलावा छे लामा, ये जो है कहाँ का है? तो ये सारे आप याद रखिएगा, अलग अलग हमने आपको बता दिए हैं। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका ओट्टम थेल्लर। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक है ये हो जाएगा 1.54। 1.54 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कर्नाटक में है। अगर आपको स्पेसिफिक आपसे पहले भी पूछी जाए, स्थान पूछा जाए, तो ये आपका हम्पी में है। कहाँ पर? हम्पी, हम्पी कर्नाटक में है ये आपका विरूपाक्ष मंदिर। और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है, एक पवित्र और ऐतिहासिक नदी है, आप सभी को बताइए, और एक पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर ये है। इसका जो निर्माण किया था किस साम्राज्य ने किया था, किस साम्राज्य के काल में हुआ था? तो यहाँ पर विजयनगर जो साम्राज्य था कर्नाटक हम्पी में, आप सभी को बताइए। हम्पी कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, आप सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा। तो ये इसी के कार्यकाल या साम्राज्य के दौरान इसका निर्माण किया गया, है ना। देवराय द्वितीय जो थे इनके अधीन इसका निर्माण करवाया गया विरूपाक्ष मंदिर का, जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये विश्व विरासत जो यूनेस्को धरोहर है इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है पंपापति मंदिर। तो पंपापति मंदिर जो है इसको ही विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम देश में स्थित है या फिर में स्थित है? बाराबती जो स्टेडियम है ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बाराबती स्टेडियम इसका नाम है। और भारत का जो ओडिशा राज्य है यहाँ पर ये स्थित है। भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है माना जाता है। क्रिकेट और फुटबॉल के जो खेल है इसका यह बेसिकली मैदान है। तो क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो 2018 में एशियाई खेल में यहाँ पर बात की जा रही है 69 जो पदक है जीते गए थे भारत के द्वारा टोटल। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 18वां जो एशियाई खेल था ये, है ना, इसका आयोजन हुआ था 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच में ये चला था। क्लियर है। और जो इंडोनेशिया है इसके जकार्ता और पामेलबाग जो शहर है इसमें इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम रखी गई थी फील द एनर्जी ऑफ एशिया, इसकी थीम रखी गई थी 2018 में। और यहाँ पर भारत ने टोटल जीते थे 69 पदक। इसमें गोल्ड जो थे ये कितने थे? तो गोल्ड थे 15, है ना। इसके अलावा सिल्वर की बात करें, सिल्वर थे 24 और ब्रॉन्ज जो थे ये थे 30। तो इस तरह से जीते थे इन्होंने, स्वर्ण, रजत और कांस्य के साथ मिलाकर टोटल कितने हो गए थे? 69। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको 69 टोटल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 8th रैंक या 8वां स्थान प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। 2022 में ये कहाँ पर हुआ था? 2018 का तो हमने देख लिया। तो ये हांगझोउ जो चीन है इसमें संपन्न बेसिकली किया गया एशियाई खेल 2022 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तो है। असम नहीं है, असम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी ने क्लिक कर लिया होगा। देखिए वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा चंडीगढ़ है ना,
पुडुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार 3 तो ये हो गए। इसके अलावा चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है केंद्र शासित प्रदेशों के, यहाँ पर इसको 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया, 2020 को 26 जनवरी को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो विशालकाय जो ग्रह है यह बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से आपका। बृहस्पति जो है सौर परिवार का बेसिकली सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जोवियन ग्रह या फिर गैसीय विशालकाय जो ग्रह हैं इनकी श्रेणी में रखा गया, ये ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। आप समझ सकते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान के 318 गुना है बृहस्पति का द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं। और ये जो है अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, यानी कि सबसे अधिक तेजी से या सबसे ज़्यादा स्पीड से ये अपने अक्ष पर घूमता है। क्लियर है? तो ये तो आप याद रखिएगा। एक और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं, आकार की दृष्टि से ग्रहों का जो सही क्रम है, अवरोही क्रम अगर अपन बात करें तो ये कौन सा होगा? ये होगा बृहस्पति हो जाएगा, इसके अलावा शनि हो जाएगा, तीसरे नंबर पर अरुण, पर वरुण, पर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस तरह से ये क्रम आपका चलता जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अब गाइज आपको सिडबी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका सिडबी का पूरा नाम है हिंदी में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल को 1990 को। क्लियर है? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम जो एमएसएमई है, इस क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए, साथ ही इस तरह की जो गतिविधियों है इनमें संलग्न जो संस्था है इनके कार्यों का समन्वय करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बनाया गया था सिडबी का, ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन में मुख्यालय है, बेसिकली हेडक्वार्टर ही पूछा गया है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है ये है नियासिन। नियासिन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नियासिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको थोड़े से याद दिलवा दें जो भी इनके रासायनिक नाम है, बी वाले टेबल वाले। तो विटामिन और उनके रासायनिक नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको ये नियासिन जो है किसका है, तो ये हो जाएगा विटामिन B3 का, है ना, B3 का हो जाएगा। अगर B2 की बात करें तो B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन, तो ये B2 हो जाएगा, B2। क्लियर है? बायोटीन किसका है? तो बायोटीन हो जाएगा B7 का, B7 का बायोटीन है। इसके अलावा थाइमिन किसका है? तो थाइमिन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा B1 का। क्लियर है? तो याद रखिएगा, नियासिन, राइबोफ्लेविन और थाइमिन, बायोटीन, सबके हमने अलग अलग आपको बता दिए हैं बी वाले टेबल के, जो भी यहाँ पर दे रखे थे। तो आप आगे से याद रखिएगा B3, B2, B7 और B1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है या कुवैत का मुद्रा नाम क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। तो कुवैती डायनर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। कुवैत की जो राजधानी है ये कहाँ पर है? तो कुवैत सिटी यहाँ पर इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा कुवैती दिनार है। ये डायनर यहाँ पर दे रखा है, तो इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा। इस तरह से ये ऑप्शन आई थिंक आपको मिला होगा, तो इसका नाम है कुवैती दिनार। क्लियर है? ये डायनर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ की जो मुद्रा है ये दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है कुवैत की, जिसका नाम है कुवैती दिनार या डायनर। तो कुवैती दिनार इसका नाम है। ये सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा है दुनिया की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये क्या है? इस तरह से क्वेश्चन बना है, वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है ऋग्वेद। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद जो है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसमें मंत्रों का बेसिकली संकलन देखने को मिलता है। यज्ञों के अवसर पर जो देवताओं की स्तुति की जाती है ऋषियों के द्वारा, तो संग्रहित किया जाता था, इसमें किया गया था। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है कितनी है? लगभग 10,000 प्लस है ना, 10,000 प्लस है, 10K प्लस, 10,000 प्लस। और इसमें 10 मंडल हैं। इसके अलावा 1028 सूक्त है इसमें। ऋग्वेद की जो रचना है कि रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इनको होत्र कहा जाता है, होत्र। इस तरह के क्वेश्चन आए दिन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? तो होत्र बोला जाता है। होत्र हम नाम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जो शहर है किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? हरिद्वार जो शहर है किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है हरिद्वार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर है हरिद्वार, आप सभी को पता है। ये सनातन यानी कि हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है या तीर्थ ये माना जाता है, और इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार जो शहर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित होने के साथ साथ हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक ये माना जाता है, और यहाँ पर कुंभ जो मेला है इसका आयोजन भी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1974 से 1979 तक। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1974 से 1979 तक। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था। क्लियर है? तो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ इस योजना का जो जीडीपी लक्ष्य था ये कितना था? ये 4.4% रखा गया, और इसने कितनी वृद्धि दर हासिल की? तो ये 4.8% वृद्धि जो है इसमें देखी गई। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इनमें से संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसमें से प्रावधान जो है ये नहीं है। लिबर्टी, समानता, न्याय ये तीनों है, ये नहीं है प्रावधान। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था प्रस्तावना, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना जो है इसको अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया प्रस्तावना को? अमेरिका से के संविधान से इसको लिया गया, और इसमें जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई प्रस्तावना में। क्लियर है? और इसमें जो समानता जो आपको प्रस्तावना में जो जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें संप्रभु है ना, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और इसके अलावा गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व, ये जो शब्द है इनका प्रयोग किया गया प्रस्तावना में। तो ये जो शब्द है ये जोड़े गए या इनका प्रयोग किया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो इनमें से ये प्रावधान जो है ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, कब की गई थी या किस वर्ष में की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो ये 326 ईसा पूर्व आपको जो दे रखा है, 326 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही जगह। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की जो लड़ाई हुई थी, या झेलम नदी के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो झेलम के युद्ध के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर जो थे इनके बीच में 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था। तो हाइडेस्पेस की लड़ाई इसको कहा जाता है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक दर्शाता है ये जन्म को दर्शाता है। जन्म फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। लोटस यानी कमल और बुल यानी बेल, ये दोनों जन्म से संबंधित ही माने जाते हैं। और बुल जो है बेल हो जाएगा, लोटस कमल हो जाएगा। अश्व का जो प्रतीक है ये क्या माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण यानी कि त्याग को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? अश्व यानी कि घोड़ा। देखिए इसके अलावा बोधि जो वृक्ष है ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। चक्र यानी कि पहिया, ये किसका प्रतीक है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। तो हमने अलग अलग आपको बता दिए 3-4 चीजें, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाए आगे से तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि देश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यानी कि यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो ये करेक्ट आंसर आपका समावेशी विकास रहेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफडीआई का विस्तार क्या है? एफडीआई आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको हम बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। ये एफडीआई का विस्तार हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी भी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश, ये बेसिकली होता है एफडीआई, इसको हम बोल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया था। सिंगापुर ने किया था भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा 2023 में। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सबसे भारी जो परत होती है या खोल, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसको जाना जाता है क्रस्ट के नाम से या क्रस्ट के नाम से। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्रस्ट इसको कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे भारी परत या इसका खोल होता है, इसको क्रस्ट या फिर भूपर्पटी, आपने भूपर्पटी नाम ज्यादा सुना होगा, तो भूपर्पटी के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे जो बाहरी परत होती है और ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्लियर है? ये बहुत भंगुर भाग होता है
और इसमें जल्दी टूट जाने वाली जो प्रवृत्ति है ये बेसिकली पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। सल्फर का जो प्रतीक है ये आप सभी को बताइए। सल्फर आप सभी को एस, यहां से आपका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक एस हो जाएगा। और ये क्या है सल्फर, तो ये एक गंधक है और सल्फर एक रासायनिक तत्व है। ध्यान रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 16 है और इसका प्रतीक एस हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विधि आयोग एक देश है। तो भारत का जो विधि आयोग है ये एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। क्या है, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय भारत का विधि आयोग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि चड्डा कप खेल से संबंधित है। चड्डा जो कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चड्डा कप भारत में बैडमिंटन से रिलेटेड है और यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित जो कप और ट्रॉफी की अगर अपन बात करें तो इसमें दीवान कप आता है, नारंग कप, अमृत कप, दीवान कप, है ना। इसके अलावा अग्रवाल कप भी इसमें आता है, थॉमस कप आता है। आपको पता होगा महाराजा रंजीत सिंह जो गोल्ड कप है ये भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। और लेडी रतन ट्रॉफी ये सारे बैडमिंटन के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा खंडेसी नहीं है। बाकी बोडो, पंजाबी, असमिया ये आधिकारिक है, खंडेसी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखिए 8वीं जो अनुसूची है इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। और भारतीय संविधान का जो भाग आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 इन तक इसमें जो है भारतीय जो भाषा वो है इनसे ही रिलेटेड है ये आर्टिकल 343 से 351। तो ध्यान रखिएगा 22 आधिकारिक जो भाषाएं हैं इनको मान्यता देती है, जैसे कि असमिया, बंगाली, हिंदी हो गई, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी और तमिल, तेलुगु, बोडो, उर्दू भी यहाँ पर आती है साथ ही साथ। इसके अलावा मैथिली हो गई, संथाली, डोंगरी, ये सारी जो भाषाएं हैं 22 भाषा टोटल है। ये इनका जिक्र बेसिकली इस आर्टिकल में मिलता है, ये इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इयान जेम्स थेरेपे किस खेल से जुड़े हुए हैं। ये जो जुड़े हुए हैं ये तैराकी से रिलेटेड है। तैराकी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विपिन चंद्र पाल ने कौन से समाचार पत्र को शुरू किया था। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक जो समाचार पत्र है इसको शुरू किया था इन्होंने। और 1905 में इन्होंने ये शुरू किया था। ध्यान रखिएगा 1905 में ये एक समाचार पत्र था, इसके संपादक के रूप में इन्होंने ये शुरू किया था, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल का पीएच मान देश से कम हो जाता है या कम होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये जब होती है जब 5.6 जल का जो पीएच मान है 5.6 से कम हो जाता है, तब अम्लीय वर्षा होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन देश कहलाता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन जो होता है ये फोना यहाँ पर आपको जो फोना है, फोना ऑप्शन नंबर सेकेंड फोना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट माफ कीजिएगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विशेष क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष जो काले इसमें पाए जाने वाले जो पशु पक्षी होते हैं इनमें सम्मिलित रूप से प्राणी और समूह और प्राणी जात इनको फन्ना बोला जाता है। प्राणी जात जो होता है इसी को फन्ना बोला जाता है या प्राणी समूह को ही फन्ना बोला जाता है। क्लियर है। असम का राज्य पक्षी आपसे पूछा है क्या हो जाएगा। असम का राज्य पक्षी हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ये जो है असम का राज्य पक्षी है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का डक हो जाएगा, यानी कि बतख हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ की और भी चीज़ें हम आपको बता दें, जैसे कि राज्य महोत्सव यहाँ का बिहू हो जाएगा असम का, आपको बताइए। राज्य भाषा असमिया हो जाएगी। पुष्प जो है ये फॉक्टेल ऑर्किड हो जाएगा। और इसके अलावा जो राजकीय पशु है ये एक सिंग वाला गेंडा, जो कि आप सभी को बताइए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है ये आपसे पूछिए, काबुल हो जाएगी अफगानिस्तान की राजधानी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये आई थिंक पता होगा। अफगानिस्तान जो है ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है काबुल, और आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी ये काबुल ही माना जाता है अफगानिस्तान का। इसके अलावा जैसे कि अकरा है, अकरा ये कहाँ की राजधानी है, तो ये घाना की है, घाना की। इसके अलावा सियोल की बात करें तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया। क्लियर है। और प्राग कहाँ की है, तो जाएगी चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की ये राजधानी हो जाएगी, तो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, डेस वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो मायोफिया, यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं इनको अलग अलग नहीं देख सकता है, क्लियर नहीं देख सकता है। पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसके अपोजिट होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है पर पास की जो वस्तु होती है उन्हें साफ दिखाई नहीं देती। इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो इनका जो संबंध है ये हो जाएगा असम से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, इनका संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ब्रह्म आत्मिक सभा की स्थापना की थी और इसे आत्मिक सभा के नाम से इस टाइम पर जाना जाता था जिस टाइम पर इन्होंने स्थापना की थी। तो इन्होंने 1815 में आत्मिक सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी और सन 1828 में इसका जो नाम है ये बदलकर ब्रह्म समाज इसको नाम दिया गया। क्लियर है, तो ये इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष है ये कौन है, राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य की एसआई इकाई आपको बताना है क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई जूल हो जाएगा, जूल जो कि आप सभी लोगों को पता ही है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि केट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। केट में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि केट यहाँ पर बात की गई है बिल्ली की, केट यानी बिल्ली, बिल्ली की गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े होते हैं। 19 जोड़े यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर अपन अलग अलग बात करें तो ये 36 गुणसूत्र इसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं 19, है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, मनुष्य में जो कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं 46 और जोड़े कितने होते हैं, जोड़े होते हैं 23। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आता है भारतीय संविधान की दूसरी जो अनुसूची है इसके अंतर्गत आते हैं, दूसरी अनुसूची। आपका यहाँ से क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जैसा कि आप सभी को बताइए, और इसमें से जो अनुसूची 2 है इसमें राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इसके अलावा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है के, इनके वेतन भत्ते और पेंशन, इन सारे के बारे में उपबंध यहाँ पर बेसिकली अनुसूची जो 2 है दूसरी अनुसूची इसमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे कि 12वीं अनुसूची, तो ये हैं 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर अनुसूची 2 की हमने बात करी है। यहाँ पर अगर अपन बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं जो अनुसूची है इसमें दल बदल जो कानून है इससे रिलेटेड है। और तीसरी जो अनुसूची है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध शपथ या प्रतिज्ञान इससे रिलेटेड ये है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन माना जाता है। क्लियर है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, करीबन 4200 वर्ग जो किलोमीटर है इसमें ये फैला हुआ है। और ये बेसिकली रामसर साइड भी है और ये विश्व धरोहर स्थल जो है इसमें भी शामिल है सुंदरवन। उत्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उतक विज्ञान इसको बोला जाता है, उतक विज्ञान, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं, अगर हिस्टोलॉजी भी मिलेगा तो भी करेक्ट आंसर रहेगा, उतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। देखिए किसी जीव के जो शरीर होता है इसमें कोशिकाओं का जो एक समूह होता है उसको उतक हम कहते हैं। और अधिकांश जो उतक हैं इनके आधार पर एक आकृति, अलग अलग आकार, यानी कि उत्कों का आकार और जो आकृति होती है ये अधिकांशतः एक जैसी होती है, यानी कि एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, इनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे ये भारत के, 7 नंबर के, और पहले सिख राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1982 से ये रहे थे 1987 तक, 1982 से 87 तक ये राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और डाक विभाग जो था, डाक विभाग, इसमें इन्होंने एक विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक विभाग में, तो ये करीबन उन्होंने किया था 1986।
अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स, यानी कि एलोरा केव्स जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अजंता एलोरा ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का। क्लियर है। और भारत के जो संविधान है इसमें आर्टिकल 63 से 71 इन तक राष्ट्रपति जो माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय जो प्राधिकरण है या फिर किसी अन्य सार्वजनिक जो प्राधिकरण है इसके अधीन लाभ का जो कोई पद है ये धारण न करना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बनने के लायक होता है या फिर योग्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। कोहिमा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नागालैंड का सबसे बड़ा जो शहर है इसका नाम दीमापुर है और कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है भारतीय आइंस्टीन के नाम से, नागार्जुन। आप याद रखिएगा इनका नाम। बुद्ध दार्शनिक थे ये और माध्यमिका दर्शन का संस्थापक इनको माना जाता है नागार्जुन को। डल झील किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे बनाए तो डल झील हो जाएगी बेसिकली श्रीनगर में। श्रीनगर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इनका नाम है नितिन गडकरी, नितिन जे राम गडकरी। आपका यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 2014 से जो है ये इस पद पर बने हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक जो सूत्र है इसका नाम है CH3 है ना, CH3 COO आपका यहाँ से OH है ना, COOH। तो ये हो जाएगा, हम आपको लिखकर बता देते हैं CH3। क्लियर है। इस तरह से CH3 COO और H, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र। आप याद रखिएगा CH3 COOH। क्लियर है। और इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा ये। अब गाइज यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन जो है ये आपको कवर करवा चुके हैं। टॉप 50 जो क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं ये इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कितने एडवांस तरीके के क्वेश्चंस हम कवर करवा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं हम उनके साथ में डिटेल भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा फैक्ट पता चले और क्वेश्चंस जो पता आपको पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको और भी डिटेल पता चले ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिल पाए। क्लियर है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप का आपका पैटर्न आ रहा है आरपीएफ में, और इनसे जो पेपर आपका आएगा वो सेम पेपर आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा पेपर अप होगा तो हम आपको आगे आने वाले दिनों में उसकी तैयारी एक एडवांस तरीके से करवा देंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम एक अच्छे तरीके से और धुआंधार तरीके से आपको सारी क्लासेस अच्छे से कवर करवाते रहे। क्लियर है। तो आप सभी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए जल्द लेकर आएंगे, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।